नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज देश में एक ही चर्चा है और वो है कि आज बजट कैसा रहा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया। अपने आप में वो तो चर्चा का विषय रहा ही, लेकिन इस बजट में आम आदमी को क्या मिला, युवा और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों पर वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकला, किसान, सीनियर सिटीजन, आम आवाम, इन सब के खाते में क्या कुछ आया। विस्तार से सिलसिलेवार आज दिन भर से इस बात पर बहस हो रही है। टैक्स को लेकर वित्त मंत्री की दूरदर्शिता, तमाम पहलू हैं जिन पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इससे आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ अनूप ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियव्रत शर्मा बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर गुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत प्रियव्रत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आज उनका दिन है, सरकार उनकी है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर दिन भर से आप लोग तमाम बातें, जो पार्टी लाइन है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन प्रियव्रत जी आपको खुद को एक आम नागरिक के रूप में क्या समझ में आ रहा है इस बजट में? देखिए मीना जी, हमारे शास्त्रों में भी जो कहा गया है कि राष्ट्र धन संवर्धन सर्वजन हिताय च, तो जो राष्ट्र का धन है वो ऐसा संवर्धन हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हो जो लोक हित में हो। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका साथ जो विचार है उसको परिलक्षित करता हुआ ये बजट है। और युवाओं को समर्पित बजट है, महिलाओं को समर्पित बजट है, किसानों को समर्पित बजट है और गरीब कल्याण को समर्पित बजट है। इसमें ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा इस बजट में जिसको नहीं छुआ गया और जिसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं की गई हो, एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं किया गया हो। प्रियव्रत जी, ये तो वो बात आ गई जो पार्टी लाइन है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आम नागरिक के खाते में आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आम नागरिक के खाते में उस बैलेंस शीट में क्या इजाफा होगा वो समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। आम डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो जो स्लैब में परिवर्तन हुआ उसमें 17,500 रुपया फायदा मिलेगा टैक्स का, और जो 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया तो एक सीधा सीधा फायदा तो ये हुआ। दूसरा, आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी कौन है इस देश में? आज इस देश में विश्व की आधे बच्चे इस देश भारत देश में रहते हैं और भारत एक युवा देश है, हम सबको पता है। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और इस बजट में रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इतना फोकस किया गया है कि आप देखिए, जहां तक बात है 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा 500 कंपनियों बड़े कॉर्पोरेट में, तो जिनसे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उनको स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, वो एक अलग बात है, वो थ्योरेटिकल हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में स्किल डेवलपमेंट करके जब बच्चे जाएंगे मार्केट में जॉब ढूंढने या काम करने के लिए, और या फिर वो अपना खुद का काम करेंगे, तो उनमें स्केलेबिलिटी ज्यादा होगी, उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और वो ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, सस्टेनेबिलिटी के साथ कर सकेंगे और अच्छा काम करेंगे। और अच्छा एम्प्लॉयमेंट स्किल आज की डेट में भारत में जो है वो अच्छा एम्प्लॉय, इसको युवा खूब है लेकिन उसको डायरेक्शन देना, उसमें स्किल डेवलपमेंट करना और उसको तैयार करके इंडस्ट्री में भेजना या फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोवाइड करना। दूसरा, एसएमई सेक्टर को कितना बूस्ट किया है। एसएमई सेक्टर के अंदर इतनी घोषणाएं हुई है कि एसएमई सेक्टर के अंदर जो सबसे पहला तो है कि मुद्रा की अपन बात करें, छोटी सी बात। प्रियव्रत जी के नेटवर्क में कुछ इश्यू है, लेकिन जो मेरा सवाल था उनसे उसको शायद या तो उनके पास जवाब है नहीं या वो दूसरे आंकड़ों के जाल में फंस गए हैं। मैं वापस उनसे जुड़ूं उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्या दिख रहा है आपको आम जनता के खाते में इस बजट में? मीना जी, आम जनता के खाते में कुछ भी नहीं है। बहुत सीधा स्पष्ट शब्द है मेरे तो। हाँ, कारण ये है, हाँ, इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब माया जाल है। तो माया जाल में आदमी उलझता ही चला जाता है। अभी एमएसएमई की बात कर रहे थे आप। एमएसएमई कितनी फेल हो रही है उसका भी तो कोई आंकड़ा बता दे देश को। एमएसएमई की क्या हालत है ये भी तो बता दो। यूथ की क्या हालत है, एम्प्लॉयमेंट की। आज मार्केट किस हालत में चल रहा है। अच्छी शॉप खाली पड़ी हुई है, दुकानों पर ग्राहक नहीं है। जब से ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग आई है तब से बाजार पिटा पड़ा है। लोग अपना एक कैंपेन चला रहे हैं कि हमसे खरीदो, हम आपके बीच में, हम आपको उधार भी देते हैं, आप हमसे आके मिलो।
आपके बेस पर हम यहाँ जिंदा है। वो वाला आदमी हेल्प नहीं करेगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्यों करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे ये? क्योंकि जो लोकल मार्केट वो पिट रहा है। दूसरी बात मीना जी, आपको याद होगा पहले जमाने में एक खूबसूरती रहा करती थी बजट की, ये रेल बजट है। रेल बजट पे एक भी शब्द नहीं है इसके अंदर। कौन सी नई ट्रेनें चलेंगी, कितना लोगों को सुविधा मिलेगी, रेल भाड़े में क्या कमी होगी, वरिष्ठ जन को क्या लाभ मिलेगा, कोई आंकड़ा है इसके अंदर? कोई आंकड़ा नहीं है। रेल को लेकर नाम ही नहीं है। ओल्ड पर्सन, वरिष्ठ जन जिनको हम कहते हैं, उनको लेकर के कुछ है क्या? आपको कोई शब्द नजर आया कि वरिष्ठ जनों को यह सुविधा मिलेगी? वरिष्ठ जन आज सबसे ज्यादा दुखी है। उसके एफडी पर भी टैक्स है। एक तो रेट पर 8% के आसपास आ गई एफडी की, 7.5% के आसपास, और उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। कहां से जिएगा वो जाके? मीना जी एक बात और मैं बता दूं आपको, बोलने में तो मैं सुन भी इस पा रहा जगह हूँ पे आपकी बात। बहुत। मीना जी एक बात और बता दूं, ये जो महंगाई बढ़ती है हर साल, सरकार घोषणा करती है ना कि इतनी महंगाई बढ़ी, इतने महंगाई बढ़ी, उसी आंकड़ों के अनुसार से आपकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो सीधा लिंक कर दो ना महंगाई से इनकम टैक्स को, कि इतनी महंगाई बढ़ गई तो इतना इनकम टैक्स फ्री। वो कहीं लिंक है क्या? महंगाई के साथ कोई लिंक है क्या? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आपकी इनकम वो की वही है, और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। जीएसटी की बात करें मीना जी, तो जीएसटी का रेट का कितने परसेंट है? 18, 28, 6। मेरे को स्लैब सीए साहब ज्यादा बता सकता है कि कितने स्लैब सर, कितना क्या है। कितनी जगह डबल पे होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वापस उस पर जीएसटी लग जाता है। जीएसटी की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए ना। 28% के तक जीएसटी इस देश में लोग दे रहे हैं। आपका टोल टैक्सेस के ऊपर, यहां से आप दिल्ली तक जाए, जयपुर जाए, कितना हैवी टोल टैक्स देना पड़ रहा है आपको। जब आप रोड टैक्स दे रहे हैं तो फिर टोल टैक्स किस बात का? आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया लेवल पे कराया, आपने उसमें रोड टैक्स दे दिया एक बार, फिर उसके बाद ये टोल टैक्स किस बात का? मतलब हर तरह पे दो दो तीन तीन कितने, एक आदमी कितनी बार टैक्स देगा मीना जी? एक आम आदमी से पूछो, उसको पता ही नहीं है कि वो कितना कमा रहा है और कितना टैक्स में दे के आ रहा है, और उसके पास मूल क्या बच रहा है। जी ये जो शेयर बाजार के आंकड़े हैं वो एक अलग चीज है। कैपिटल गेन, लो कैपिटल गेन, ये आम आदमी को लेना देना है। आप ये कहते हो कि एक आदमी जिसको घर मिल गया वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, आपने प्रधानमंत्री योजना के अंदर इतने घर बना दिए, क्या वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? क्या उनको लाभ नहीं मिल रहा? अब आज जितनी छूट है, उनको आप फ्री अनाज नहीं दे रहे आप आज? जब एक बार घर बना दिया और जब उनके पास घर आ गया, छत आ गई पक्की, तो आपको एक सीधा लाइन करो कि इस आदमी ने छत ले ली, अब इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। ऐसा तो नहीं है ना। वो फिर डबल लाभ ले रहा है, वो फिर ट्रिपल लाभ ले रहा है। किसानों का लेकर के जो डिमांड चल रही थी पूरे देश के अंदर, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसके ऊपर आपने 5 फसलों पे बात की है, 5 सपोर्ट भी किए जाएंगे मीना जी, मगर जो बिचौलिए पैसा खा के जा रहे हैं, किसान से ज्यादा तो आड़तीए खा के जा रहे हैं पैसा, बीच का स्टोरेज करने वाले लेके जा रहे हैं। उसमें क्या कंट्रोल है बाजार का, सरकार का? वो जो हालात एक्चुअल आदमी की जो लेवल है ना मीना जी, उस दर्द की बात करनी चाहिए। जी केंद्र लेवल पे अच्छा, आपने बिहार के अंदर दे दिया बजट 26, आंध्र प्रदेश को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए, हम उसके विरोध नहीं कर रहे। मगर राजस्थान ने क्या किया? बात आपकी सरकार भी आ गई, अब तो डबल इंजन कह रहे हैं हम, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार सिर्फ जांच एजेंसीज को इधर से उधर करने के लिए है क्या? श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियव्रत जी, आपने सुना होगा डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी को, जिस तरह से वो सिलसिलेवार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और उनके हिसाब से आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया है। सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि भाई उसकी एनुअल जो एक तरह से जो रिपोर्ट है, उसमें खर्चों में और आमदनी में क्या फर्क, क्या इजाफा होगा, ये तमाम बातें हैं जो आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बजट में समझ में आती है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव देश का भी होता है कि इस बजट में देश के लिए सरकार का क्या विजन है, इस बजट में महिलाओं के लिए सरकार क्या सोच रही है। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा का कहना है कि ये माया जाल है। श्याम जी,
क्या समझ में आ रहा है? देखिए मीना जी, जब से जीएसटी लगी है तो उस बजट का कोई महत्व रहता नहीं है। जो कुछ करना है जीएसटी के माध्यम से काउंसिल कर देगी। अब आप तो केवल यहाँ पर तो बैसाखियों का सहारा जिसने दिया उसको भरपूर दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनती, तो हम किस बात का यहाँ पे एनडीए का बजट लाते। तो निश्चित रूप से देखिएगा कि बिहार को दिया है। स्पेशल पैकेज तो दे नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर प्रतिबंधित लगा हुआ है कि स्पेशल, लेकिन जितना पैसा दिया गया है बिहार को और अमरावती को नया राजधानी बनाने के लिए जो कुछ दिया है चंद्रबाबू नायडू को, ये तो बता दिया है प्रधानमंत्री ने कि जो हमारा समर्थन करेगा, हमको सरकार के अंदर रखेगा, हम उसको भरपार देंगे। अब देखिए जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है कि देशवासियों को क्या मिला, देखिएगा आप कह रहे थे कि इनकम टैक्स में छूट दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 3 लाख तक 0% लेंगे और उससे 7 लाख लेंगे तो 5% लेंगे, उसके बाद 17,500 का लाभ दे देंगे अगर 1 लाख की तनख्वाह जिसको मिलती है। तो देखिए वो तो करने के प्रयास किया है, जो कि देखिए आपने देखा कि वो स्कीम तो पहले ही आपने दे दी थी, उसमें थोड़ा सा इजाफा करके कोशिश की, लेकिन जो छूट मिलती थी उस छूट के नाम पर समाप्त कर दिया। नहीं, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, केवल यही स्टेप में आपको सैलरी वालों को मिलेगी, बाकी कुछ होना नहीं है। अब ये बात सही कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि युवाओं, जैसे कल से कह रहे थे कि कितने युवाओं को ट्रेनिंग देने की बजाय हम नौकरी कैसे दे सकते हैं। अब नौकरी देने के लिए वो जैसे कहा है कि 6,000 रुपए प्रति युवक को अगर ट्रेनिंग या देंगे तो हम फैक्ट्रियों को पैसा देंगे। देखिएगा कि किस तरह की स्थितियां है कि युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। और देखिएगा जब सर्वे रिपोर्ट कल दी जाती इकोनॉमी, उन्होंने कहा था कितने लोगों को हम रोजगार देने के में सफल होंगे। अब आप देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि वो फैक्ट्री उसके लायक युवाओं को ट्रेनिंग देकर के क्या भर्ती करेगी क्या। उस शर्तों के आधार पर अगर तय हो जाए कि भाई आप सरकार से पैसा ले रहे हो तो आप ऐसी ट्रेनिंग दो कि आपके यहाँ नौकरियां मिल जाए। वो संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। केवल देखिए कि पहले सबसे शुरुआत में जब मोदी जी आए थे 2014 में, कहते थे सब रेलवे स्टेशन पे आईटीआई खोल देंगे, और क्योंकि बिजली की कमी नहीं है सब कुछ। किसी भी रेलवे स्टेशन पे आईटीआई खुली क्या? उस तरह की देखिए सपने बहुत अच्छे दिखाए हैं, सपने दिखाने भी चाहिए, इसको कोई जाकर सरकार सपने नहीं दिखाएगी तो फिर कैसे। एमएसपी वाली बात, गारंटी की कोई बात ही नहीं की। हाँ कुछ लोग कुछ जगह पर कहा है कि हम इतना कुछ कर देंगे, लेकिन टोटल रूप से किसान को ये गारंटी नहीं दी गई कि हम जितना उत्पादित माल होगा उसको बाकायदा एमएसपी के आधार पर खरीद कर लेंगे। तय कर देते हैं इतने से ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे। अगर उत्पादन ज्यादा करता है तो किसान व्यापारी को लुटे। जहां पे जैसे जिस तरह की बात कर रही, ये देखिए प्रधानमंत्री सूर्य जो एनर्जी वाली बात है, वो वाली बात कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम बनाएंगे तो फ्री दे देंगे। अब कितने लोगों को कैसे मिल पाएगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं लग पा रहा। योजना अच्छी है, अब क्या गरीब के व्यक्ति को सिफारिश होगी तो क्या उसके छत पे लगेगा, और क्वालिटी की लगेगी नहीं लगेगी, एक बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हाँ योजना अच्छी है, इसमें नो डाउट नहीं कि अगर हम उसके अंदर ला पाएंगे और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को दे पाएगी तो निश्चित रूप से बिजली के मायने में अगर हम आत्मनिर्भर होंगे। जैसे राजस्थान सपने सजे हुए बैठा है, कितने बड़े हमने एमओयू कर लिए, सब कुछ है, लेकिन राजस्थान को निराशा हाथ लगी है इस बार। निराशा इस मायने में क्योंकि 14 ही हमने जिता के भेजे, और क्योंकि हम इस बार निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को झटका लगा कि भाई राजस्थान तो हमारा साथ नहीं दे रहा। 2 बार दिया था, इस बार साथ नहीं दिया, तो डबल इंजन की सरकार में इतना कुछ मिलेगा। अब जिस तरह की बातें बार बार आ रही निकल के कि भाई हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, वो सारी बातें आ रही, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि पहले वाली जो छूट दी थी 10 करोड़ तक, अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा कर देता है, अगर 11 करोड़ हो जाता है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। जब कह रहा है कि मैंने अपने व्यापार को 2 साल में बढ़ाया और उसके बाद 10 करोड़ से ज्यादा कर लिया, तो फिर मेरे को पुरानी वाली छूट तो दे ही जानी चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए ये बात सही, कैंसर के रोगियों को निश्चित तौर पर जो दवा में छूट प्रदान की है, निश्चित रूप से उसको फायदा मिलने वाला है। यदि बाकी की कुछ चीजों को लेकर तो कुछ चीजें तो अच्छी की गई है, लड़कियों को जिस तरह से बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम लाए हैं। अब देखिए कि एजुकेशन में 3% पे लोन दे करके और आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो एजुकेशन महंगी हो जाएगी। अब ये आप ये मान के चलिएगा कि प्राइवेटिज्म करने का मतलब, तो आप 3% दे रहे हो तो कॉलेज वाले कहेंगे सरकार से मिल रहा है, कम ब्याज पे मिल रहा है, तो हम फीस बढ़ा देंगे। तो आपने देखा होगा जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुली है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी में 15,000, 16,000, 20,000 में
कोर्स हो रहा है वो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में देखेंगे आप, जहाँ एसी वाले कमरे हैं वहां पर। तो ये सब चीजें निजीकरण की तरफ जो जा रहा है मामला, ज्यादा निजीकरण निश्चित तौर पर ये तो कहा जाएगा कि हम प्रगति के ऊपर बढ़ रहे हैं और हम 5 खरब की उसके अंदर लेकर के जिस तरह की हम लाना चाहते हैं, हमारी आर्थिक नीतियों को मजबूती के आधार पर लाना चाहते हैं, पूरी जिस तरह की कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी है कि मोबाइल खरीदेंगे तो फिर देखिए बिक्री होगी। ये जो चीजें सस्ती वही की है जिससे कि सरकार को जीएसटी वगैरह बहुत सारी मिले और रिटर्न वापस हो जाए, उसको कोई छूट देने के बजाय आप वो तो चीजें तो वही होंगी ना जो आम आदमी की जरूरत है और सरकार से जुड़ी हुई है, वाइस वर्सा है। लेकिन जो बात आपने कही है श्याम सुंदर शर्मा जी, वो इम्पोर्टेंट है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रियव्रत शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन ये नहीं बताया बैलेंस शीट में इजाफा कहाँ होगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात श्याम सुंदर जी ने जो सवाल उठाया, राजस्थान के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। उम्मीद आपको ऐसी थी क्योंकि सेंटर का बजट है तो स्टेट वाइज संभव नहीं है, और बिहार और तेलंगाना और ये आपका आंध्र प्रदेश और बिहार खास करके वो तो जरूरी था। देखिए मैडम, बिहार में अपने को पता है कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे जरूरत थी। ब्रह्मपुत्र के कारण बाढ़ आए, हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में कितना नुकसान होता है, तो उसके हिसाब से उसको पैकेज दिया। ऐसा नहीं है कि वो सहयोगी दल है तो उन्होंने दिया है। देखिए सहयोगी दल है, सबको साथ लेके चलना ही पड़ता है एनडीए की सरकार में। आंध्र प्रदेश अभी नया स्टेट बना है, उसकी कैपिटल को डेवलप करना है तो वहाँ चाहिए। और राजस्थान की आप जहाँ तक बात करते हो तो जो जितना 52 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होना है, तो उसमें क्या राजस्थान देश से अलग है क्या? राजस्थान भी तो अछूता थोड़ी रहेगा। रेल का डेवलपमेंट होगा वो राजस्थान में होगा, सड़क का डेवलपमेंट होगा वो भी राजस्थान में होगा, शिक्षा का होगा वो भी होगा, चिकित्सा का भी होगा। सारी चीजें पूरे देश में होनी है, तो राजस्थान को छोड़ देंगे बाकी जगह होगा ऐसा तो नहीं होने वाला। आनुपातिक रूप से सब पूरे देश में समग्र समान विकास होने वाला है। हम जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी विकास होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बीजेपी के स्टेट में है तो हम करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा दुर्भावना की सोच ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी की रही है और ना कभी रहने वाली है। जी प्रियव्रत जी बहुत प्रवक्ता के नाते उत्साहित हैं बजट के तमाम। मैं बजट को लेकर उत्साहित हूँ। ऐसा बजट ने भूतों ने भविष्य दी, ऐसा बजट दिया जो युवाओं को ध्यान में रखा है, एमएसएमई को ध्यान में रखा है, लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को कितनी बड़ी रियायत दी है। आप एक ही चीज को एक ही बार में कुछ नहीं कर सकते। समग्र तरीके से जो प्लेटफॉर्म 2014 में सजाया था उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ता हुआ बजट और विकसित भारत के बढ़ते हुए कदम है। 2047 में जो सपना दिखाया है वो निश्चित तौर पर इस बजट के माध्यम से एक स्टेप और पूरा करेगा। 24 में है लेकिन बात 47 की कर रहे हैं। अच्छी बात होती है दूरदर्शिता से जब कोई भी चलता है, चाहे वो घर हो चाहे वो देश हो, लेकिन अपने वर्तमान को सही करके ही तो भविष्य की तरफ बढ़ता है। वर्तमान हालात बेरोजगारी के, महंगाई के जिस तरह से हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, महंगाई से राहत इस बजट के माध्यम से कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। मीना जी, महंगाई से राहत भी नहीं है और दूसरा किसी भी वर्ग को राहत सीधी नहीं है। ठीक है, स्लैब में जो 1 लाख का चेंज किया वो एक सीधी राहत है, या कैंसर की दवाई या चार्जर। ये मैडम मीना जी, ऑलरेडी दिल्ली से मैन्युफैक्चर माल आ रहा है तो वो वैसे ही सस्ता आता है, इतना कि आप उसका रेट को और एमआरपी को और उसके बेचने के रेट को देखा तो वैसे ही बहुत फर्क होता है। नंबर 2 मीना जी, जो आम आदमी सुनना चाहता था ओपीएस पे एक शब्द नहीं है। गृहिणी के ऊपर जो भार पड़ रहा है पर डे, उसमें राहत की बात होनी चाहिए थी। गैस के ऊपर राहत की बात होनी चाहिए थी, फ्यूल चार्ज पे राहत की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं है। शिक्षा का बजट आज भी 2.9% है, 3% से कम, जबकि इस देश के लिए 6% का शिक्षा बजट चाहिए, वो भी नहीं है। शिक्षा जो श्याम जी भाई साहब जहां बात लेके गए थे कि सब बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, वहां पे जो लोन के ऊपर आपको छूट मिली है उसका पैसा वो उठाएंगे। मीना जी, आप अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को देख लीजिए ना, प्राइवेट हॉस्पिटलों को देख लीजिए, जितनी छूट दी सरकार ने, कितना दुरुपयोग हो रहा है उसका। प्रोफेसर उस दिन आते हैं जिस दिन जांच होनी होती है, उस दिन वो डबल बेड भरे जाते हैं, उनके सारे मेडिकल के बेड भरे जाते हैं, मजदूरों को उठा के लाया जाता है जिस दिन जांच होनी होती है। या फिर वो बीमा, चिरंजीवी योजना या आयुष्मान योजना या इस तरह के जो लोग होते हैं
क्योंकि वहां इतने खर्चे हैं और वो भी एक ही बार में पूरा बजट बना के ले जाते हैं। उस पर रोक है क्या? उस पर कोई बात ही नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाओ, उसमें मना नहीं है, मगर जो लीकेज है उसके ऊपर क्या किया? आम आदमी को लाभ तब मिलेगा जब लीकेज पे आप कंट्रोल करोगे। प्रधानमंत्री ने जेनरिक दवाइयों की योजना शुरू की, बहुत अच्छी योजना है। सिट्राजिन 2 पैसे की आती है, डॉक्टर्स उसको 20 रुपए में बेच रहा है बाजार में कंपनियों के साथ मिलकर। इतना गुना हुआ, उसको लेकर क्या कंट्रोल किया आपने? आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हो, मगर साथ साथ लूट भी तो बढ़ रही है। उस लूट पे कंट्रोल करने का क्या मापदंड है? या तो आप एक मार्जिन फिक्स कर दो कि 25% से ज्यादा मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकेगा मार्जिन, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो आप नहीं कर रहे। हर चीज का एक मैन्युफैक्चरर को ये कह दो कि आप जो भी बनाओगे वो 25% से मार्जिन आप ज्यादा नहीं लोगे। एमएसएमई को ये कह दो, हम आपको सारी जिंदगी, अगर आप घाटे में जाते हैं तो हम आपको जिंदगी पर सपोर्ट देंगे, तब एमएससी सर्वाइव करेंगे। एमएसएमई की सर्वाइव रेट बहुत कम है मीना जी। यूथ के सामने प्रॉब्लम बहुत आ रही है मीना जी। आपने शांति भाई साहब ने एक बात कही थी कि ये जो यूथ को लेंगे अभी 500 टॉप कंपनीज में 6000 में, उसका जो फंड आएगा वो सीएसआर से आएगा। सीएसआर के लिए एक नोडल एजेंसी बनेगी जो देखेगी इस चीज को। मीना जी, सीएसआर में कितना बड़ा घपला है आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल। सीएसआर की क्या हालत कर रखी है? सीएसआर का उद्देश्य क्या था और आज सीएसआर के कंपनियों ने क्या हालत कर दी है? जी, मैं जानता हूं, नाम नहीं ले सकता। मंत्रियों के और उनके हाथ में खेल रही है सीएसआर। बिल्कुल कंपनियों के जो उद्योग है उनके हाथ में खेल रही है। यूथ के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के लिए आपने क्या किया? ओल्ड पर्संस के लिए आपने क्या किया? रेलवे में सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिले, आपको सबकी परवाह है, मगर देश के सीनियर सिटीजन की परवाह नहीं है। एक सीनियर सिटीजन को रेलवे कंसेशन देना आपको बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों भाई? सब तरफ से देश से आवाज उठा रही है। इलेक्शन में बात उठी, सब जगह से आप पढ़े हुए, हम तो नहीं देंगे सीनियर सिटीजन को। मत दो साहब, कौन मना? कौन हाथ तो पका नहीं सकता, सत्ता आपके पास है। नंबर 2, नई ट्रेनें जब पहले चलती थी तो उसमें एक सिचुएशन दिखती थी कि वाकई इस तरफ से ये नई ट्रेनें है। आपने 75 वंदे भारत देने के बाद बाकी ट्रेनें ही रोक दी। 75 वंदे भारत की घोषणा की आपने अपने पिछले कई समय से। उस वंदे भारत की हालत आप मीना जी देखे जाके क्या है। 50% लोड नहीं है उनके ऊपर, 50% लोड नहीं आ रहा। उदयपुर से 2 ट्रेनों को 2 हिस्से में डिवाइड करना पड़ा। 3 दिन आगरा जाएगी, 3 दिन जयपुर जाएगी, क्योंकि आपने रेट ही इतना ज्यादा रख दिया। क्या वो आम आदमी के बस में है? आम आदमी की बस से बाहर है वो। बिल्कुल 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 समझ में आता है। ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जी, आज जब चर्चा हो रही थी तो एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि ये बजट जो है वो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे हैं उसका रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से बिहार को बजट, आंध्र प्रदेश को बजट, जिस तरह से युवाओं पर फोकस करने का प्रयास, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है इस देश में युवा, महिलाएं, इन सबको साधने का प्रयास तो किया है। सवाल यही है कि जितना अनाउंसमेंट, घोषणाएं हुई हैं, उनका एग्जीक्यूशन क्या सरकार कर पाती है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। देखिए मीना जी, बिहार में सत्ता किसकी आएगी? अभी तो आप कह रहे हो इतना बड़ा पैकेज ले लो, दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपने इलेक्शन के टाइम में 1,20,000 करोड़ की योजना करेंगे, इलेक्शन में जो घोषणाएं होती है। हाँ, निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में क्योंकि राजधानी बननी है, वो तो अपने पैसा ले लेगा, उसकी सरकार अभी बनी है, उसको तो टाइमिंग दिया जा रहा है, उसके हिसाब से वो तो अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन आप बार बार बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और 500 कंपनियां तय की गई है। अब तय तो नहीं कि 500, तो उन्होंने कहा है कि जो अच्छी कंपनियां, लेकिन वो कंपनियां उन युवाओं को उस स्तर का ट्रेनिंग दे पाएंगी क्या? कितना ट्रेनिंग का समय होगा? 1 साल में 6,000 या 5,000 रुपए जो भी देने की बात आ रही है, तो लेकिन उन युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? ये विश्वास के साथ कह देंगे कि भाई हम फैक्ट्री में अपने तरीके का उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर देंगे उनको। आप 1 करोड़ युवाओं को देखिए ट्रेनिंग तो दे दोगे, लेकिन उनको 1 करोड़ को रोजगार मिल पाएगा क्या? वो बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये चिंता का विषय इसलिए है कि आपको कम से कम इस तरह की शर्तें जरूर रखनी चाहिए कि जो युवा आपका ट्रेनिंग लेगा
उसको भविष्य में किस प्रकार के, जो पहले कह रहे थे प्लम्बर की ट्रेनिंग दे देंगे, वो ट्रेनिंग दे देंगे, कितने प्लम्बर बने, कितने क्या हुआ, कोई काउंटिंग नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार अभी देखिएगा कि जो छूट दी है लेदर में, या आपके देखिएगा मोबाइल फोन पर, मोबाइल चार्जर पर, तार पर, ये दिखा ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी रेट तय ही नहीं हो पाती है। अब किस तरह का स्तर होगा, किस तरह का, कोई 1200 का मोबाइल खरीदता है, कोई 1.5 लाख का मोबाइल खरीदता है, ये अंतर है। अब किसको फायदा मिलेगा, किस, अब कोई रेट एमआरपी का तो पता ही नहीं पड़ता है इसमें किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जो जिस प्रकार का दिखावा हो गया कि हमने तो ये छूट दे दी, अब छूट देने के बाद जिस तरह की स्थितियां बन रही है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार बार बार बात आ रही है कि हमने अब यूपी को कुछ नहीं दिया, यूपी को इतना ज्यादा नहीं दिया कि यूपी ने कहा कि आपको तो जिस तरह का हालात कर दिए राजस्थान ने, हाथ के उससे ज्यादा यूपी ने कर दिए। अब निश्चित तौर पर जिस तरह की, जब ये बार बार कह रहे थे, देखिएगा जो आपके, देखिए हम कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे भाई गठबंधन की सरकार है, ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना हमारे तो उनकी सरकार ही नहीं बनती। उनका ध्यान रखना तो जो इन्होंने मान लिया कि राजस्थान का ध्यान इसलिए नहीं रखेंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट कह रहे थे ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित करके, अभी तक ईआरपीसी का खाका क्या है, कितने की योजना है, कोई बताने के तैयार नहीं है। बजट में भी कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला इस मुद्दे पर, क्योंकि पानी तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये बात जो है श्याम सुंदर शर्मा जी की, प्रियव्रत शर्मा जी, ये जो चिंता है सबकी समान रूप से, वरिष्ठ लोग हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से हैं, और आपके लिए सच में एक फीडबैक का काम करने की हम कोशिश करते हैं कि सरकार तक जो बातें सीधे नहीं पहुंच पाती है, जनता की आवाज वो इस रूप में पहुंचे। विपक्ष एक तरफा बात करता है, हम संतुलित दोनों तरफ की बात करने का प्रयास करते हैं। प्रियव्रत शर्मा जी, सबको आशंकाएं हैं कि जो अनाउंसमेंट है उनके एग्जीक्यूशन में, बजट में जो कहा गया है उसे जनता तक पहुंचने में बहुत बड़ी, मतलब दूर की कोड़ी महसूस होती है। मीना जी देखिए, आशंकाएं करना है स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, विपक्ष को भी होनी चाहिए और एक आम जिम्मेदार नागरिक को भी होनी चाहिए, क्योंकि समाज की चिंता देश का नागरिक करता है, सजग नागरिक करता है, अच्छी बात है। लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तब भी बजट आया, तब भी ये चिंताएं थी। आज 10 साल के अंदर जो हमने करके दिखाया, हमारी 6 योजनाओं को आप ले लीजिए। स्वच्छ भारत की योजना में हमने बोला शौचालय बनाएंगे, हमने 11,70 लाख शौचालय बना के दिखाए, काउंटिंग में है, पब्लिक डोमेन पे है। हमने बोला कि उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए, वो दिए। जनधन खाते खोले 55 करोड़, वो खोले, वो है रिकॉर्ड के ऊपर। उसके बाद में मैं बात करूं आपको कि जल जीवन मिशन के अंदर 11 करोड़ 70 लाख कनेक्शन हर घर के अंदर हुए हैं, जो रिकॉर्ड पे है। सौभाग्य योजना के अंदर 21 करोड़ कनेक्शन हुए। आयुष्मान भारत के अंदर 21 करोड़ 90 लाख लोगों का अब तक इलाज हो चुका है, जो कि रिकॉर्ड पे है। तो हमने जो बोला वो सब रिकॉर्ड पे आया। 6 साल 6 योजनाओं को मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो 362 योजनाएं हैं सरकार की छोटी मोटी करके, लेकिन जो मेन 6 योजनाएं हैं वो धरातल पे आई है और उनके आंकड़े बोल रहे हैं कि हमने करके दिखाया 10 साल में। हमारी जो जीडीपी थी वो जीडीपी 1.83 करोड़ ट्रिलियन की जीडीपी पे हमने सरकार ली। आज हम 3 ट्रिलियन से ऊपर जा रहे हैं और 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। आज देश के अंदर देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण तो कोई भी कुछ रह सकता है, लेकिन आज के युवाओं के पास ऐसा अवसर है, ये एक ऐसा स्वर्ण काल देख रहा है आज का युवा। मैं तो हर जगह से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, बिना स्किल डेवलपमेंट के आज कोई भी इंटरव्यू के लिए आता है ना, तो एमबीए करने के लोग आते हैं। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ कई बार, उनको बीईपी रेशियो नहीं पता होता। आप एजुकेशन का सिस्टम हम सुधार रहे हैं, आपकी मैकाले की जो एजुकेशन की पद्धति है उसको हम सुधार रहे हैं। उनको बोला बीईपी रेशियो क्या है, वो बीईपी रेशियो नहीं बता सकता, एमबीए फाइनेंस में करके आ गया। अरे भाई, आप सीखना पड़ेगा उसको। आप बोलते हो कि 5,000 की स्टाइपेंड देंगे, 5,000 की स्टाइपेंड देने के बाद में वो 50,000 का, 20,000, 25,000 का आदमी बन जाता है। तो यदि ये डेवलपमेंट, ये इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर के साथ में लेके लिया 1 करोड़ लोगों को रोजगार का, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने के बाद निश्चित तौर पे 1 साल के बाद में जब आता है आदमी, साल भर के बाद ही वो डबल सैलरी हो जाती है उसकी, काम करने वाले आदमी की। जो काम करना नहीं चाहता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। काम करने वाला आदमी यदि सही में काम करता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो इतने बोर्ड के, प्राइवेट कंपनियों के बोर्ड पे हूँ, मैं खुद डायरेक्ट इंटरव्यू लेता हूँ। मुझे पता है कि जो आदमी काम करने वाला है वो आता है 12,000 15,000 में बीकॉम, लेकिन अगले साल उसको 25,000 मिलता है, क्योंकि वो काम करके दिखाता है, उसको सीखना आ जाता है। तो आपका स्किल डेवलपमेंट, वो मैं बता रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट की बात, कॉमर्स की, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की है, हर क्षेत्र की बात है। यदि कोई काम करने वाला आदमी 1 साल की ट्रेनिंग ले लेगा, उसके बाद में उसकी जस्ट वैल्यू डबल हो जाती है, ये फैक्ट है। यदि कोई आदमी, अब कई लोग ऐसे हैं कि काम ही नहीं करना चाहते, उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन जो काम करना चाहेगा, और भारत के युवा के अंदर स्किल की कमी थी, वो स्किल की डेवलपमेंट के
1,42,000 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है वो इसी के लिए रखा है कि इन युवाओं को दिशा दी जाए, इन युवाओं की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको देश के विकास के लिए कैसे उपयोग किया जाए। और हमारे ये देश का युवा सौभाग्यशाली है कि ये भारत में जन्म लिया, ऋषि मुनियों के पावन धरा पे जन्म लिया, और अति सौभाग्यशाली है कि ये स्वर्णिम कालखंड को देख रहा है जिसमें हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता के विजन के साथ देख रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो कुल मिलाकर आप सबसे बात करने के बाद जो तस्वीर उभर कर आ रही है और लगातार सुबह से आज जो चर्चाएं हो रही है बजट को लेकर, उसमें एक बात साफ है कि बजट में एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। एक बहुत ही खूबसूरत सपना इस देश की जनता को दिखाया गया है। बड़े अच्छे आंकड़ों का ये पूरा डॉक्यूमेंट है। सवाल सिर्फ यही है जनता के जहन में, आम आदमी के जहन में, आर्थिक मामलों के जानकारों के जहन में कि आखिर ये जो आंकड़ों का मायाजाल है, ये आम आदमी के बजट पॉकेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, एक महिला के जीवन में इससे क्या सुधार आएगा, एक युवा को रोजगार मिलने के बाद उसकी पॉकेट मनी पर इसका क्या असर पड़ेगा, अपने घर को चलाने और नहीं चलाने की जो जंग है उसकी, वो वाकई में कुछ सुलझ पाएगी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अगले कुछ महीनों में, क्योंकि बजट तो हर साल आता है, इसलिए जब अगला बजट आएगा उससे पहले इस बात की भी एक ऑडिट जरूर होनी चाहिए प्रियव्रत शर्मा जी। इसीलिए मैंने 6 योजनाओं के आंकड़े गिनाए आपको, केवल 6 योजनाओं के कि आंकड़े धरातल पे आए, इन पे काम हुआ है, ये हमने ही घोषणा की थी और हमने आपको मीना जी, ये जो 6 योजना इन्होंने गिनाई है ना, ओडीएफ की बात करते हैं, ओडीएफ कितना सफल हुआ आप आके देखिए बाजार में, चलिए गांव में कितना ओडीएफ सफल हुआ है। आप जल जीवन मिशन की कितने बड़े घोटाले निकल रहे हैं जल जीवन मिशन में। आप बात करते हैं आयुष्मान की, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना का मैंने जिक्र बीच में किया कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज उसका घोटाला कर रहे हैं, किस तरह के हालात है आयुष्मान योजना के। उसके बाद आपने महिलाओं की स्थिति की बात की, महिलाओं की स्थिति में क्या हालत है आज महिलाओं की, आपको पता है? आज जाके तो देखिए बाजार में क्या हालत है, किस दिशा में। और यूथ की बात की आपने, यूथ को रोजगार देंगे, यूथ को आदमी बनाएंगे। क्यों आपकी शिक्षा पद्धति फेल हो रही है? जो आदमी पास होकर जाता है और वो योग्य नहीं होता कि आपकी कंपनी में नहीं आ सकता। आज शिक्षा पद्धति को इतने साल से सुधारना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी। क्यों घोटाले हो रहे हैं आपके शिक्षा के अंदर? क्यों फर्जी डिग्रियां निकल रही हैं आपके यहाँ से? क्यों विश्वविद्यालय इस तरह के योग्य स्टूडेंट्स नहीं निकाल सक रहे कि वो एक 5,000 का आदमी बन सके? तो फिर ऐसी शिक्षा पद्धति, ऐसे यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए, IITs को बंद कर देना चाहिए, IIM को बंद कर देना चाहिए। आप खुद मान रहे हैं कि वो लोग 5,000 के लायक नहीं है, उनको बीपी रेशो नहीं पता, तो किस बात की वो शिक्षा ले रहे हैं? किस बात की इतने लाखों रुपए फीस ले रहे हैं? आप श्याम जी ने जो बात की, इतने बड़े बड़े वो है लोन्स ले, माँ बाप पढ़ा रहे हैं और वो 5,000 का आदमी नहीं बना सक रहे, तो आज की शिक्षा पद्धति पे लानत जाती है। क्यों ऐसी हालत हो रही है? क्यों इस देश के नेता इस बात को नहीं समझ रहे कि हमने देश के युवाओं को भिखारी बना के छोड़ दिया? आज ये जो देश का युवा भिखारी क्यों बन रहा है? 5,000 की नौकरी के लिए वहां जाएगा आपके पास, एक BA करने के बाद, एक MBA करने के बाद, एक IIT निकलने के बाद। जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क होता है सर, प्लीज। जॉब और वो जॉब नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टाइपेंड दी जाती है। हमने भी CA किया तो हमें 3,000 रुपए का स्टाइपेंड मिला था 3 साल तक, और हमने पूरी मेहनत की उसको, और उसके बाद में हम लायक बने। सर एक बात सुनिए, बहुत फर्क होता है शर्मा, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए, ठेका कर्मचारी देश में 18 साल से काम कर रहे हैं 15,000 और 10,000 में। संविदा कर्मी आपके देश में काम कर रहे हैं 12,000 में, 13,000 में। उसमें नर्सिंग भी है, टीचर भी है, उसके बाद कंप्यूटर्स वाले भी है। वे आप अपने रोजगार दे रहे हैं, ये देश के यूथ को आप डेवलप कर रहे हैं। ठेका कर्मी की नौकरी का कोई पता नहीं कि उसको कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, संविदा कर्मी कंफर्म होगा कि नहीं होगा। आपने तो अग्निवीर की तरह प्राइवेट हाथों में 5,000 का आदमी सौंप दिया, जो हर साल 5,000 का लेबर आएगा और निकल जाएगा, 5,000 की लेबर आएगी और निकल जाएगी। क्या करना चाह रहे हो उस देश के साथ में? आप यूथ को किस हालात में लेकर जाना चाह रहे हो? बहुत बड़ी वेदना है यूथ के साथ में।
सर थ्योरेटिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। वो जबरदस्ती सर मुझे इंटर्नशिप का पता है, इंटर्नशिप का पता है। और डॉक्टर मुनीश अरोड़ा यही तो बोल रहे हैं। 6 महीने की कंपल्सरी इंटर्नशिप कराते हैं, वो तो फ्री में कराते हैं। उसकी तो मेरी बात कौन सी कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं होती? हो आप सीए की कॉलेज में दृष्टि से देख इंटर्नशिप नहीं लो हो रही है अभी? आप तो, क्योंकि आप सभी में जितने इंटर्नशिप हो रही है। मेरी बात सर इंटर्नशिप का मतलब क्या है? इंटर्नशिप नहीं, आप तो सीए हो ना, आप तो उस मेडिकल हिसाब से वालों देख की भी लो होती है, कि इंजीनियरिंग की भी ऐसा तो बिखरा हुआ पड़ा है जो अगर योग्य हो जाता है तो प्रियव्रत शर्मा इसका जी, percentage कितना है? यही तो आपने जो एक लाइन में सारी बात कह दी ना कि प्रैक्टिकल और उसमें प्रिंसिपल में फर्क होता है, यही तो सवाल और चिंता है। प्रियव्रत जी, मैं ऐसे ऐसे लॉयर्स को जानता हूँ जो 50-50 साल के हो गए, प्रैक्टिस में है, सीनियर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और वो 15 साल पहले से प्रैक्टिस में है और उनकी इनकम 10,000 नहीं है आज। ये दर्द है इस देश का। 10,000 रुपए भी उनके लॉयर्स की इनकम नहीं है। डॉक्टर्स आपके गांव में जाकर किस किस हालात में काम कर रहे हैं पता है आपको? फिर आप कह रहे हैं कि हमने बहुत वो कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स का कितना शोषण हो रहा है, टीचर्स का कितना शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, लॉयर्स का कितना शोषण हो रहा है, सीएस। ठीक है, आपके जॉब की आपको ज्यादा पता होगी, बाकी और ब्रांचेस की तो आप सोचिए। बैंक की क्या हालत है? बैंक में जाके देखिए कर्मचारी किस हालत में काम कर रहा है। 8वें वेतन आयोग की बात नहीं की आपने आज बजट में। 8वां वेतन आयोग अटका हुआ है आपका, बात की आपने 8वें वेतन आयोग को लेकर के? नेता कर्मियों को लेकर बात की, संविदा कर्मियों को लेकर बात की, किस बारे में बात? कोई बात ही नहीं है, कोई परिदृश्य नहीं है। खाली आप एक ये बताकर निकल जाना चाह रहे हैं कि 5,000 लोगों को हम इंटर्नशिप कराएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसका भविष्य क्या है? 3 करोड़ को करा दो, 5 करोड़ को करा दो, फिर उसका भविष्य क्या है? एमएसएमई की क्या हालत है वो बताएं आप। एमएसएमई कितने सर्वाइव कर रहे हैं? अपन ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हालात बाजार में देखिए आप। अभी भी एक शिक्षित प्लम्बर को भी बुलाए थे ना, 2,000 रुपए लेता है वो। ऐसा नहीं है, काम करने वाले आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें स्किल होनी चाहिए। स्किल डेवलप हो गई उसके बाद वो कमा के खाएगा, कहीं रुकेगा नहीं वो। हम प्रैक्टिकल देखते हैं ना, आज अपने घर पे प्लम्बर बुलाते हैं, यदि स्किल अच्छा प्लम्बर है ना, वो 1,000 रुपए में नहीं आता है और 2 घंटे का लेता है वो। ऐसा नहीं है, जिसके पास स्किल है वो काम करके खाएगा, जिसके पास स्किल नहीं है वो कैसे खाएगा? इसीलिए स्किल डेवलपमेंट पे पूरा जोर है। इसका मतलब ये है कि प्रियव्रत जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो एसी ठीक करने वाला प्लम्बर, वो कितना बड़ी संख्या है राजस्थान में। आप ये भी देखिए उनकी जरूरत कितनी है, खपत कितनी है। क्षेत्र बताया मैंने, हर क्षेत्र में हमने उनको लोन की सुविधा दी है, मुद्रा लोन को बढ़ाया है कि भी आप वो काम करिए। जो हर आदमी तो पढ़ता नहीं ना मैडम, हर आदमी तो एमबीए नहीं करता, हर आदमी तो आईआईटी में नहीं जाता, हर आदमी तो एमबीबीएस नहीं करता। जो जितना पढ़ेगा, जिसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जिसकी जो कैडर होगा, वो उसमें जाएगा। लेकिन उसके बाद अवसर होना चाहिए उस क्षेत्र में, वो अवसर हम पैदा कर रहे हैं कि हर आदमी का, कोई भी आदमी का संपूर्ण है। अवसर आप बढ़ा रहे हैं, और अवसर बीजेपी की सरकार के इस बजट के संदर्भ में विपक्ष ने भी ढूंढा है घेरने का। अनूप ठाकुर जी, समय नहीं है मेरे पास, 30 से खत्म करना था। मैं आपका इंतजार करते करते 40 पे पहुंची हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो बात कर रही है ना मीना जी, प्राइवेट सेक्टर की बात है, वो ये अमेरिका सोच है जो भारत में लाई गई है। नेहरू ने पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग की जो बात कही थी, वो इस देश के लिए कारगर थी, जिसको एक देश में खत्म किया गया। प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया जिस तरह से, वो एक बहुत बड़ा दर्द है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर टेकिंग रहने से जो प्राइवेट मार्केट है उस पर कंट्रोल होता है। हमारी सरकार ने तो पीएसयू को रिवाइव किया सर, हमारी अभी क्या रिवाइव किया? सारे पीएसयू प्रॉफिट में दे रहे हैं, कितना जबरदस्त लाभ कर रहे हैं, कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये आप कितने नहीं खोले, कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं रही? कांग्रेस सरकार में कहाँ दे रहे थे, सब घाटे में चल रहे थे, सभी जगह प्रॉब्लम थी। मेरी बात सुनिए, कितनी नहीं घोषणा हुई। आज ब्यूरोक्रेट काम करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको डायरेक्शन सही मिले, उनको पता लगे यथा राजा तथा प्रजा। यदि उनको पता है कि ऊपर ईमानदार राजा बैठा है, तो वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। आज हमने सरकार ली थी तो बैंकों का एनपीए 14% था, आज 2.8% है। सारे पीएसयू बैंक कैसे प्रॉफिट में आ गए? ऐसा नहीं है, हमें हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने कितने सेठों को पैसा छोड़ा और आम आदमी को कितना छोड़ा? तुष्टिकरण की राजनीति इस देश में रही हमेशा, इसीलिए
प्रियंका जी, 2024 तक का 10 साल का विश्लेषण कर लो सर आप। प्रियंका जी, हाईवे को ले लो, एक एयरपोर्ट बार को ले लो, अनूप जी के पास चलते हैं। IIM को ले लो, एम्स को ले लो। प्रियंका जी, एक बात बता दें मुझे, आपने धन्ना सेठों को कितना पैसा माफ किया और आम आदमी का कितना माफ किया, ये कंपेयर बता दीजिए आप। तो सर एक बात बताओ, इतने लाख करोड़ रुपए आप धन्ना सेठों के छोड़ के बैठे हैं, उसके मुकाबले किसानों को कितना दिया और आम आदमी को आपने कितना पैसा छोड़ा, उसकी तो कमर तोड़ दी आपने आम आदमी की। मीना जी, अपना एक दिन यही चर्चा रखना, 50 साल के कांग्रेस शासनकाल में कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ और हमने कितना किया, उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आर्थिक क्षेत्र में मुझे कोई भी डिस्कशन करने से डर नहीं लगता, मुझे सब पता है, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। जो बैंकों की गलत हालत बना रखी थी आपने टेलीफोन बैंकिंग के थ्रू, जो प्रेशर करके आप लोन करवाते थे, आपकी जो भी ये कांग्रेस सरकार है, वो पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने हिला के रखा था। ये तो प्रधानमंत्री जी थे जो देश को संभाल लिया और बैंकों को संभाल लिया, अदरवाइज पूरा आम जनता का धन पूरा का पूरा संकट में था। सर एक बात सुनिए, आपने टेबल पे अपन बैठे हैं, अपने को प्रॉब्लम नहीं पता। अनूप जी आपको आवाज आ रही है? जी अनूप जी जुड़े। डॉक्टर मुन्नेश अरोड़ा, प्लीज अनूप जी को उनका रिएक्शन लेते हैं, वैसे ही बहुत देर से जुड़े हैं। अनूप जी जरा बताइए, बड़ी गर्म बहस हो रही है यहाँ पर, बारिश का थोड़ा हल्की फुल्की बारिश, उमस और उमस के बीच में गर्म बहस इस वक्त न्यूज़ 24 पर। प्रियव्रत जी का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने जो बेड़ा गर्क लगाया था उसका अब कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। बजट पर आज आप लोगों ने खूब बोला होगा ये बजट ऐसा है वैसा है, बेकार है, कुछ नहीं है। थोड़ा ईमानदारी से बताइए, बजट में किसके हिस्से में क्या है? ऑडियो ऑडियो ऑडियो, ये कुछ तकनीकी समस्या थी जिससे वो जूझ रहे थे लगातार और जुड़ नहीं पा रहे थे हमारे साथ, कोशिश भी कर रहे थे। कोई बात नहीं अनूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कई बार डिवाइस के इश्यू होता है, डिवाइस की प्रॉब्लम होती है, कई बार यहाँ से टीम की तरफ से भी कुछ इश्यू हो सकता है। कोई बात नहीं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, दरअसल आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है अनूप जी, नहीं मिल पा रहा। मीना जी, अंत में मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो जो देश का बजट होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि आम जनता को सीधा असर दिखे। एक के पीछे एक ताश की पत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, जो आदमी समझ ही नहीं सके कि मुझे क्या मिला और क्या गया। और दूसरा, हर वर्ग को क्या मिल रहा है, चाहे वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे महिला है, यूथ है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, उसको क्या मिलेगा, इसकी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। ये नहीं कि छल्लेदार बातें करते रहे और आदमी कुछ समझ ही नहीं सके, नहीं इसके पीछे ये होगा, इसके पीछे ये होगा, इसके पीछे ये होगा, और वो होगा कब वो पता ही नहीं है कि कब होगा। तो मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि ये स्पष्ट घोषणाओं के साथ अगर बजट आता है तो जैसे पहले आता था। आंकड़े बजट के हैं, बाकायदा वित्त विभाग की वेबसाइट पे हर दिन अपडेट होना चाहिए इस खाते में, यानी कि इस हेड में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये बजट यहाँ अलॉटमेंट हुआ, लेकिन उतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में अभी तो कम से कम नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपके माध्यम से कि हमारी सरकार का जो भी बजट था वो आंकड़ों से ज्यादा ही है। पिछली बार का रेवेन्यू तो 19% बढ़ा, हमने जो टारगेट किया रियलिस्टिक ही किया, हमारा फ्लक्चुएशन 2% या 5% से ज्यादा ऊपर नीचे कभी नहीं रहा। आप हमारे सारे बजट का एनालिसिस कर लीजिए, क्या बजट था, क्या उसका परफॉर्मेंस था, सारा मिलेगा आपको वेबसाइट के ऊपर। लेकिन हमारी जो भी रेवेन्यू का होता है, एक्सपेंडिचर का, सारे टारगेट हमने पूरे किए। 10 लाख करोड़ का हमने इंफ्रा में बोला, हमने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। जो एलोकेशन जिसमें था वो पूर्णतः ईमानदारी के साथ 100% धरती के ऊपर उतरा, और यही हमारी सरकार की खूबी है, यही हमारे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और श्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी की खूबी है कि उनके निर्देशन में आज एक पैसा जो जिस निमित्त है वो उस निमित्त लग रहा है और अंतिम व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। हमने 52 लाख करोड़ का बजट इस बार किया, अब अगली साल हम चर्चा में बैठ जाएंगे, 52 लाख करोड़ रुपए का खर्चा मैं गिना दूंगा आपको, रेवेन्यू का भी मैं खर्चा गिना दूंगा, 34 लाख करोड़ रुपए का, 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आएगा या कम आएगा। 5% से ज्यादा फ्लक्चुएशन हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम खुद रियलिस्टिक पर विश्वास करते हैं। हमने जो सफर शुरू किया था 23 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ रुपए आए, तो एक एक चीज का हिसाब हमारे पास है, एक एक योजनाओं का हिसाब हमारे पास है, एक एक हेड का हिसाब हमारे पास है, आप कभी भी ले सकते हैं। तो हम रियलिस्टिक पे बात करते हैं, हम पहले नीचे धरातल पे काम करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको कंसोलिडेट करके बात प्रस्तुत
हमारे जो घोषणा पत्र है उसका पूरा का पूरा सार बजट के माध्यम से हमें धरातल पे उतार के जनता की सेवा में लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अनूप जी माफी चाहते हैं आज आपसे, आप बात नहीं कर पाए। क्या है बजट को लेकर जितनी भी बातें आज हमने इस चर्चा के दौरान की है, दरअसल उसके व्यवहारिक पहलुओं को बाकी सभी का ऑडियो जी व्यवहारिक पहलू जो है वो ये है कि ये जो आंकड़ों का मायाजाल है ये आम आदमी तक पहुंचता कैसे है, सवाल चिंता सबकी यही है। बहुत अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई है। उम्मीद करते हैं ये तस्वीर देश के नक्शे पर भी उतनी ही खूबसूरती के रंग बिखेरेगी। आज मेरे साथ इतना है। नमस्कार।